तो सभी को जय हिंद। तो हम क्या करने वाले हैं, हिंदी का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो इससे पहले हमने 11 प्रैक्टिस सेट कर लिया है। तो आप में से बहुत से लोगों की ये शिकायत रहती थी कि जो हम प्रैक्टिस सेट करें वो काफ़ी आसान है। तो मैं बता दूं कि अब जो हम प्रैक्टिस करने सेट करने वाले हैं वो एकदम यूपी पुलिस के पेपर की तरह बनेगा। जो री एग्ज़ाम बना था, री एग्ज़ाम हुआ था, एकदम सेम उसी तरह इसमें आपको आसान भी मिलेगा, टफ भी मिलेगा। मतलब गजब का ये प्रैक्टिस सेट रहेगा। आप एक बार पूरा देखिए, आपको मज़ा आएगा। ठीक है, तो एकदम हमारा आपको फील आ जाएगा एग्ज़ाम का। इसमें बहुत आपके क्वेश्चन गलत होने की संभावना रहेंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि बहुवचन का कौन सा विकल्प उचित नहीं है। बहुवचन का कौन सा विकल्प उचित नहीं है। तो हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए तालियाँ, ताली का तालियाँ, ये सही है। कथा का कथाएँ, ये भी सही है। लेकिन बत्ती का बत्तियाँ, बत्तियाँ भी ही होगा, लेकिन ये छोटी की मात्रा हो जाएगा। बत्ती पे छोटी की मात्रा हो जाएगा बत्तियाँ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा गलत है। लता का लताएँ होता है, ये भी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो गया। आगे चलते हैं। तो आगे हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है हमारा। तो कह रहा है कि प्रश्न में पूछ रहा है कि नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द बताना है। नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द बताना है। तो नैसर्गिक होता है कृत्रिम। ठीक है, तो नैसर्गिक का हो गया ऑप्शन नंबर 4 कृत्रिम। आगे चलते हैं। तो हमारा प्रश्न नंबर 3 है। हमारा प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न कह रहा है कि दिए गए शब्द में परिवाची शब्द का चयन करें। तो विभूति का परिवाची हमें बताना है। विभूति का परिवाची तो प्रतिभूति नहीं होगा, ये तो विलोम हो जाएगा। अनुभूति भी नहीं होगा, सुंदरता नहीं होगा। विभूति का होगा ऐश्वर्य। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है। विभूति का ऐश्वर्य होगा। ठीक है, ऐश्वर्य, विभूति का ऐश्वर्य। ठीक है, तो हमारा प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सघोष है। निम्नलिखित में से कौन सा सघोष है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि सघोष किसे कहा जाता है, जिसमें कंपन होता है, जिसको अगर हम बोलते हैं तो बोलने पे कंपन होता है। और किसी भी प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पाँचवा, किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पाँचवा जो होता है उसे ही हम सघोष कहते हैं। तो हम देख लेते हैं कि किसमें तीसरा, चौथा, पाँचवा है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे क, ये ख, इसमें दूसरा वाला आ गया। ख जो है दूसरा है क ख का, तो ये नहीं होगा। इसमें भी ठ दूसरा है, इसमें भी त थ दूसरा है, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठ घ य, ठ घ य, ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि क ख ग यानी जो ये वाले होते हैं स्पर्शी, इनको छोड़ के जो य, र, ल, व और ह हैं, ये पांचों भी सघोष होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यह दे रखा है तो ये भी सघोष में ही आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ढ घ ये सघोष होगा। आगे हमारा प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न दे रखा है कि वह कवि जो तत्काल कविता करे, वह कवि जो तत्काल कविता करे। सही आंसर है आंसू कवि, ऑप्शन नंबर डी आंसू कवि। वह कवि जो तत्काल कविता करे, आंसू कवि। और सुकवि किसे कहते हैं, जो अच्छा या उत्तम कवि हो उसे सुकवि कहते हैं। ठीक है, और ये रस सिद्ध कवि किसे कहते हैं, जो रसाभिव्यक्ति करने में कुशल हो। और महाकवि किसे कहते हैं, जो महाकाव्य की रचना करता है उसे महाकवि कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 है, जो कवि तत्काल कविता करे, आंसू कवि। ठीक है, तो हमारा प्रश्न नंबर 6 है। यहाँ पे हमारा प्रश्न नंबर 6 दे रखा है। प्रश्न कह रहा है कि भूखों का भोजन करवाया गया, भूखों को भोजन करवाया गया, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है। तो यहाँ पे हमें कारक बताना है। भूखों का भोजन करवाया गया, इसमें कौन सा कारक है। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा, संप्रदान कारक। ऑप्शन नंबर 3 संप्रदान कारक। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ बता दूं कि संप्रदान कारक किसे कहते हैं, जब किसी के लिए कुछ दिया जाए, जब किसी को कुछ दिया जाए या प्रदान किया जाए या दान दिया जाए, जब किसी को कुछ दिया जाए या प्रदान किया जाए या दान दिया जाए तो वहाँ पे संप्रदान कारक होता है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं भूखों को भोजन करवाया गया यानी भूखों के लिए भोजन, भूखों को भोजन दिया गया यानी भूखों के लिए या भूखों को भोजन दिया गया, तो यहाँ पे संप्रदान कारक हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना, अगर कहीं पे दान दिया जा रहा है या किसी को कुछ दिया जा रहा है तो वहाँ पे संप्रदान कारक होगा। ठीक, प्रश्न नंबर 7 है हमारा। प्रश्न नंबर 7 है, कह रहा कि इनमें से शुद्ध बताना है। इनमें से शुद्ध बताइए, इनमें से शुद्ध बताइए। कह रहा कौन सा ऑप्शन शुद्ध है। शुश्रूषा ये गलत है क्योंकि बड़ा सा रहेगा पहले, ये भी बड़ा सा रहेगा पहले, तो ये शुश्रूषा है, लेकिन शुश्रूषा लेकिन लास्ट में भी बड़ा सा है, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 बड़ा सा है, छोटा को मानता है शुश्रूषा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है। तो ये वर्तनी का क्वेश्चन है। ठीक है, आगे प्रश्न है हमारा। प्रश्न नंबर 8 है कि दाल में जरूर कुछ काला है वरना ये सब यही होते हैं। रेखांकित मुहावरे का अर्थ बताना है। दाल में जरूर कुछ काला, इसका अर्थ हमें बताना है। दाल में जरूर कुछ काला, इसका अर्थ हमें बताना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा संदेह होना, ऑप्शन नंबर 2 संदेह होना।
ऑप्शन नंबर ए संदेह होना, दाल में जरूर कुछ काला, ऑप्शन नंबर ए संदेह होना। तो हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 है हमारा। प्रश्न कह रहा है कि पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कह रहा है इसमें से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं पश्चिमी हिंदी की बोली का एक ट्रिक होता है कब 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 है, यानी कन्नौजी, तो कन्नौजी है, बुंदेली, फिर खड़ी बोली, फिर कौरवी, तो कौरवी भी है, खड़ी बोली भी है, कौरवी है, लेकिन हरियाणवी, लेकिन अवधी हमारा नहीं है। तो अवधी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, पूर्वी हिंदी की बोली है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा, ये पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। तो पश्चिमी हिंदी की बोली याद करने का ट्रिक है कब कब है। क से कन्नौजी, ब से बुंदेली, क से कौरवी, बी से बघेली, फिर एच से हरियाणवी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 है हमारा। प्रश्न नंबर 10 दे रखा है। प्रश्न है कि अव्ययी समास का उदाहरण बताना है, मतलब 4 ऑप्शन में से कौन सा किसमें अव्ययी समास है ये हमें बताना है। तो हम देख रहे हैं यथाशक्ति, तो अव्ययी समास में जहाँ पे उपसर्ग लगा होगा वो अव्ययी समास होगा। तो यथाशक्ति में यथा उपसर्ग लगा है तो ये अव्ययी समास हो गया, अव्ययी समास हो गया। ठीक है, भर पेट में भर उपसर्ग लगा है तो ये भी अव्ययी समास हो गया। प्रत्येक में प्रति उपसर्ग लगा है तो ये भी अव्ययी समास हो गया। तो चारों सही हो, तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, अव्ययी समास इन तीनों में है। ठीक है, हमारा प्रश्न नंबर 11 है। प्रश्न नंबर 11 है, प्रश्न दे रखा है कि निम्नलिखित प्रश्न में क्रिया का भेद बताइए। वह बीच में ही बोल उठा, वह बीच में ही बोल उठा, इसमें बताना है कौन सी क्रिया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 संयुक्त क्रिया। तो यहाँ पे संयुक्त क्रिया है, वह बीच में ही बोल उठा। तो बता दूं कि संयुक्त क्रिया उसे कहते हैं जिन वाक्यों में कि एक से अधिक क्रियाएं मिलकर एक ही कार्य पूर्ण होती हैं, वहाँ पे संयुक्त क्रिया होती है। ठीक है, तो वह बीच ही में बोल उठा, यहाँ पे संयुक्त क्रिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 4। ठीक है, हमारा प्रश्न नंबर 12 है। प्रश्न नंबर 12 है, प्रश्न दे रखा है कि कैंसर रोग बड़ा है, कैंसर रोग बड़ा है, यहाँ पे खाली स्थान है, इस वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो कैंसर रोग बड़ा क्या है, दुस्साध्य, तो दुस्साध्य तो होगा, लेकिन कौन सा सही होगा ये वर्तनी बताना है। तो ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, दुस्साध्य ये भी गलत हो, तो ऑप्शन नंबर 3 दुस्साध्य हमारा सही है। तो कैंसर रोग बड़ा दुस्साध्य है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है कि वह का ये ऑप्शन नंबर, ये प्रश्न नंबर 13 है, वह का उच्चारण स्थान क्या है, वह का उच्चारण स्थान। ठीक है, तो वह हमेशा ओष्ठ तो होगा ही, ओष्ठ तो होगा ही, कन्फर्म ओष्ठ होगा। तो ये ऑप्शन नंबर 3 तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें ओष्ठ नहीं है, ये भी नहीं होगा। अब बचे ऑप्शन नंबर 1 और 2, ऑप्शन नंबर 1 और 2। तो कंठ, कंठ तो कंठ नहीं होता है, वह जो है हमारा कंठ नहीं होता है, ये दंतोष्ठ होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, दंत ओष्ठ, दंत ओष्ठ। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न नंबर 14 है, सॉरी आगे ये प्रश्न नंबर हमारा 14 है, ये प्रश्न नंबर 14 है। कह रहा है प्रश्न कि पटल का तद्भव रूप, पटल का तद्भव रूप बताना है। तो पटल का तद्भव रूप बताना है, तो पटल का तद्भव होता है पलड़ा, पटल का पलड़ा, पलड़ा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 30 का होगा पटल का पड़ा। अब पराठा का क्या होता है, पराठा का तत्सम क्या होता है, पराठा का परपट, पराठा का परपट, पराठा का परपट। ठीक है, पराठा का परपट। और पलंग का आप लोगों को पता होगा कि पर्यंक, पर्यंक, पलंग का पर्यंक। ठीक है, अब पल्ला का क्या होता है, पल्ला का पल्लव, पल्ला का पल्लव, पल्ला का पल्लव। ठीक है, तो पटल का होगा पलड़ा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। तो आगे हमारा प्रश्न नंबर 15 है, हमारा प्रश्न नंबर 15 है कि लगातार बारिश हो रही है, लगातार बारिश हो रही है, लगातार बारिश हो रही है, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है बताना है। लगातार बारिश हो रही है, इसमें कौन सा विशेषण है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 है। कैसे है मैं बताता हूँ। लगातार क्या हो रही है, बारिश हो रही है, लगातार क्रिया की विशेषता बता रहा है। लगातार बारिश कैसे हो रही है, लगातार हो रही है, बारिश कैसे हो रही है, लगातार हो रही है। ठीक है, तो ये क्रिया विशेषण ऑप्शन नंबर 4। हमारा प्रश्न नंबर 16 है। यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो सुमेलित नहीं है वो हमें बताना है। तो खाने की इच्छा बुभुक्षा, ये तो सही है। जिसे मोक्ष की कामना नहीं, युत्सु, ये गलत है, ये तो हमारा गलत है, क्योंकि मोक्ष की कामना को मुमुक्षु कहते हैं, मुमुक्षु, मोक्ष की कामना मुमुक्षु होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये युत्सु क्या होता है, युत्सु उसे कहते हैं युद्ध की प्रबल इच्छा रखने वाला, युद्ध की प्रबल इच्छा, युद्ध की इच्छा युत्सु। ठीक है, अगर युद्ध की इच्छा पूछता तो युत्सु हो जाएगा, लेकिन मोक्ष की इच्छा मुमुक्षु होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही नहीं है। कम खर्च करने वाला मितव्ययी सही है। बचपन और जीवन की उम्र के बीच का संधि वह संधि, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही नहीं है। जिसे मोक्ष की कामना हो मुमुक्षु। ठीक है, हमारा प्रश्न नंबर 17 है। प्रश्न नंबर 17 है,
प्रश्न नंबर 17 है, कह रहा है कि दिए गए वाक्य का काल ज्ञात कीजिए। बस छूट गई होगी, बस छूट गई होगी, इसका काल हमें बताना है। तो इसका सही आंसर है संदिग्ध भूतकाल। यहाँ पे आप खुद पढ़ के देख लीजिए, बस छूट गई होगी, बस छूट गई, हमको पता नहीं है कि छूटी थी कि नहीं, लेकिन छूट गई होगी, हम अनुमान लगा रहे हैं भविष्य भूतकाल का। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है, संदिग्ध भूतकाल। ठीक है, आगे प्रश्न है प्रश्न नंबर 18 हमारा कि कानन कुसुम किसकी रचना है। कानन कुसुम किसकी रचना है। ठीक है, तो कानन कुसुम किसकी रचना है, तो ये ऑप्शन नंबर 3 जयशंकर प्रसाद। तो कानन कुसुम जयशंकर प्रसाद की रचना है। ठीक है, कानन कुसुम जयशंकर प्रसाद की रचना। हमारा प्रश्न देखा है प्रश्न नंबर 19 है कि गोस्वामी तुलसीदास की कृति है। गोस्वामी तुलसीदास की कृति कौन सी है। 4 ऑप्शन है जिसमें पूछा है गोस्वामी तुलसीदास की कृति कौन सी है। तो इसका सही आंसर है 4 कृष्ण गीतावली। कृष्ण गीतावली ये गोस्वामी तुलसीदास की कृति है, कृष्ण गीतावली। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। आगे प्रश्न नंबर 20 है हमारा। प्रश्न नंबर 20 है, करालिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में समानतः नहीं बोली जाती है। कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में समानतः नहीं बोली जाती है। ठीक है, तो अवधी तो उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, ब्रज भी बोली जाती है मथुरा थुरा में, खड़ी बोली भी बोली जाती है जो नोएडा वगैरह क्षेत्र है, ग्रेटर नोएडा, उधर बोली जाती है। लेकिन मैथिली बहुत कम बोली जाती है या नहीं ही बोली जाती है। तो मैथिली बिहार में बोली जाती है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है, ये बिहार की मुख्य बोली समानता नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 मैथिली। ठीक, तो इसका सही हो गया मैथिली। प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 21 है हमारा। प्रश्न नंबर 21 है कि किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है। किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है। ठीक है, शब्द अर्थ सही नहीं है। तो अनिल का, अनिल और अनल का हवा, अनिल मतलब हवा होता है, अनल मतलब आग। तो ऑप्शन नंबर ए तो सही है। फिर अंश मतलब हिस्सा होता है, अंश मतलब कंधा होता है। ठीक है, तो ये भी सही है। अपेक्षा मतलब आशा, उपेक्षा मतलब निरादर करना। तो ए बी सी हमारा सही है, यानी डी वाला हमारा गलत है, डी वाला हमारा गलत है। अवलंब और अविलंब हमारा गलत है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। तो अब अवलंब का मतलब क्या होता है। अवलंब का मतलब होता है सहारा, अवलंब का मतलब होता है सहारा, सहारा। ठीक है, और अविलंब का मतलब होता है बिना विलंब के, यानी तुरंत, शीघ्र। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 डी। तो आगे हमारा प्रश्न नंबर 22 है। यहाँ पे प्रश्न नंबर 22 है, प्रश्न दे रखा है कि उचित विकल्प का जोड़ा कौन सा है। उचित विकल्प का जोड़ा कौन सा है। ठीक है, तो इसे हमें बताना है। तो उचित विकल्प का जोड़ा कर्ण नहीं है, कर्ण का तो कान होता है, ये गलत हो गया, कर्ण नहीं होगा, यहाँ पे कान होना चाहिए, कर्ण मतलब कान होता है। ठीक है, इक्षु मतलब, इक्षु मतलब ईख होता है, इक्षु मतलब ईख होता है यार। यहाँ पे इक्षु मतलब ईख और आँख दोनों होगा, ईख और आँख दोनों होगा। तो यहाँ पे 2 चीज़ें होता है, तो इसको ऐसे भी हम छोड़ना पड़ेगा। पर गेंद और कंदूक, ये ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। गेंद मतलब कंदूक होता है। ठीक है, गेंद का होता है कंदूक। जो गेंद शब्द है वो तद्भव है, कंदूक इसका तत्सम है। और अक्षी मतलब अक्ष नहीं होता है, अक्षी मतलब अक्ष नहीं होता है, आँख होता है। तो यहाँ पे अक्षी मतलब अक्ष भी होता है और आँख भी होता है, तो ये भी हमारा कन्फर्म नहीं है। अक्षी मतलब आँख और ये भी होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 ही हमारा सही होगा। ठीक है, आगे हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। ये क्वेश्चन नंबर 23 है। प्रश्न पूछ रहा है कि सुरेंद्र द्वारा रचित गीत लिखे गए हैं, सुरेंद्र द्वारा सुंदर गीत लिखे गए हैं, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है। तो सुरेंद्र द्वारा सुंदर गीत लिखे गए हैं, इसमें कौन सा वाच्य है। तो यहाँ पे द्वारा आ गया तो कर्मवाच्य, ठीक है, सुरेंद्र द्वारा तो कर्मवाच्य, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, कर्मवाच्य। तो हमारा प्रश्न है, तो प्रश्न नंबर 24 है ये हमारा, पैरानिम्नलिखित में से कौन सा अयाधित स्वर संधि का उदाहरण है। कौन सा अयाधित स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक है, तो ये तो है नहीं, देवेंद्र भी नहीं है, महेंद्र भी नहीं है, क्योंकि ये गुण संधि है। तो पावन, ऑप्शन नंबर 3 हमारा प धन अन, पावन, ये हमारा अयाधित संधि है। ठीक है, देवेश भी हमारा गुण संधि है, तो ऑप्शन नंबर 3 में अयाधित संधि है। ठीक, आगे प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 25 है, करा कि इनमें से कौन सी रचना साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित है। कौन सी रचना साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित है। ठीक है, 4 ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर होगा राग दरबारी। राग दरबारी जो है इसे 1969 में, सॉरी 1969 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और ये किसकी रचना है, श्रीलाल शुक्ल की, श्रीलाल शुक्ल, श्रीलाल शुक्ल, श्रीलाल शुक्ल, श्रीलाल शुक्ल। ठीक है, श्रीलाल शुक्ल की रचना है राग दरबारी। ठीक है, मैला आंचल किसकी है, यहाँ पे हम देख लेते हैं थोड़ी सी। मैला आंचल फणीश्वर नाथ एडू, गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती, सेवा सदन प्रेमचंद। ठीक है, मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेडू और गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती, सेवा सदन प्रेमचंद। ठीक है, प्रश्न नंबर 26 है हमारा। प्रश्न नंबर 26 है कि किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है। किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है। ठीक है,
तो निपात वो शब्द होते हैं, जो निपात है वो वे शब्द होते हैं जो किसी भी शब्द के अंत बीच में लगते हैं, कहीं भी लगते हैं, लेकिन उनका अर्थ कभी नहीं बदलता। मतलब वो कभी ना तो एक वचन होते हैं, ना तो वो बहुवचन होते हैं, वो जैव के त्यों लगे रहते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है। हरीश छत पर बैठा है, पर बैठा है। ठीक है। कल एक यहाँ पे अगर आप पढ़ेंगे आप भी आइए, आप भी आइए, ऑप्शन नंबर 3 में जो भी है वो निपात है। आप भी आइए जो भी है वो निपात है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। आप भी आइए, भी जो है हमारा निपात है। आगे हमारा प्रश्न नंबर 27 है। प्रश्न नंबर 27 है, प्रश्न नंबर 27 दे रखा है कि युद्ध में शहीद होना मुहावरे का प्रयोग, युद्ध में शहीद होना मुहावरे का प्रयोग। इसका सही आंसर है खेत आना। युद्ध में शहीद होना मुहावरे का अर्थ है खेत आना। ठीक है। तो खेत आना मतलब वीरगति को प्राप्त होना या युद्ध में शहीद होना। और जो मुंह की खाना है इसका अर्थ होता है बुरी तरह हारना। आग से खेलना मतलब जोखिम लेना, खतरनाक काम करना। ठीक है। लोहा मानना मतलब प्रभाव स्वीकार करना। लोहा मानना यानी किसी की स्वाधीनता या प्रभाव स्वीकार करना। ठीक। तो युद्ध में शहीद होना ऑप्शन नंबर 4 खेत आना। प्रश्न है, प्रश्न नंबर 28 है हमारा। प्रश्न नंबर 28 है कि किस क्रम में स्पर्श और संघर्षी व्यंजन नहीं है। किस क्रम में स्पर्श और संघर्षी व्यंजन नहीं है। ठीक है। किस क्रम में स्पर्श और संघर्षी व्यंजन नहीं है। किस क्रम में स्पर्श और संघर्षी व्यंजन नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 स्पर्श और संघर्षी व्यंजन नहीं है क्रम में। ठीक है। तो यहाँ पे जो ल है ना तो वो स्पर्श है ना तो संघर्षी, ये पार्श्विक है। ठीक है। पार्श्वी इसे बोला जाता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो गया। आगे प्रश्न नंबर 29 है हमारा। आगे प्रश्न नंबर 29 है हमारा कि डपोर शंख होना मुहावरे का अर्थ है। डपोर शंख होना मुहावरे का अर्थ है ऑप्शन नंबर 2 बातूनी किंतु अकर्मण्य व्यक्ति, मतलब बातें बहुत करना लेकिन काम ना करना। और डपोर शंख का मतलब केवल बातें करने वाला। बातूनी किंतु अकर्मण्य, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। प्रश्न नंबर 30 है हमारा। ये प्रश्न नंबर 30 है, निम्नलिखित वाक्य पंक्ति में कौन सा रस है। तो मधुबन तुम मधुबन तुम कत रहत हरे, विरग वियोग श्याम सुंदर ठाठे क्यों नर। तो यहाँ पे वियोग का प्रयोग हो रहा है, तो इसमें वियोग रस है, वियोग श्रृंगार रस है। तो वियोग तो श्रृंगार रस के दो होते हैं, एक तो वियोग एक तो संयोग, एक तो वियोग एक तो संयोग। तो यहाँ पे वियोग है, तो ये ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा श्रृंगार, क्योंकि वियोग जो है इसी का भेद है, इसी का प्रकार है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा श्रृंगार रस। आगे प्रश्न 31 हमारा है। प्रश्न नंबर 31 दे रखा है। 31 कह रहा है कि निम्नलिखित पंक्तियों में से रचना अनुसार अलंकार पहचानिए। तो हमें इसमें अलंकार बताना है। तो प्रश्न है दे रखा है, देख लो साकेत नगरी यही है। देख लो साकेत नगरी यही है, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही है। तो इसमें जो होगा ये हमारा अतिशयोक्ति अलंकार होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत बढ़ा चढ़ा के चीज़ें की गई हैं, बहुत बढ़ा चढ़ा के बातें करी गई हैं। साकेत नगरी जो स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही है, ये एकदम बढ़ा चढ़ा के बातें हो रही हैं, तो यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 32 है हमारा। प्रश्न नंबर 32 है, 32 दे रखा है कि 1991 में पहला सरस्वती सम्मान किसे दिया गया। 1991 में पहला सरस्वती सम्मान किसे दिया गया। इसका सही आंसर है 3 हरिवंश राय बच्चन। इसका सही आंसर है 3 हरिवंश राय बच्चन। तो हरिवंश राय बच्चन को 1991 में पहला सरस्वती सम्मान दिया गया। और किस लिए दिया गया। खंडों की आत्मकथा इनकी रचना के लिए दिया गया। खंडों की आत्मकथा, हरिवंश राय बच्चन को खंडों की आत्मकथा इनकी रचना के लिए, खंडों की आत्मकथा के लिए दिया गया था 1991 में पहला सरस्वती सम्मान। ठीक है। तो ये प्रश्न नंबर, ये गद्यांश से 33 से लेकर 37 तक है। आप लोग इसे एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। मैंने 2-3 बार पढ़ लिया है। मैं इस पर इसका आंसर दिखा देता हूँ जो क्वेश्चन है। ठीक है। तो हमारा प्रश्न नंबर 33 है, करा दिल्ली वालों के लिए कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान पहुँचना आसान क्यों है। तो ऑप्शन नंबर 4, वो बहुत निकट होने के कारण वे आसानी से वहाँ जा सकते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 34 है हमारा कि अप्रैल 1973 में कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान से क्या प्रारंभ किया गया। तो बाघ परियोजना, ऑप्शन नंबर ए बाघ परियोजना। ठीक है। तो हमारा प्रश्न है 35 प्रश्न है, करा प्रजाति शब्द का क्या अर्थ है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, किस्म। प्रजाति का मतलब होता है किस्म। प्रश्न नंबर 36 है कि हाथी पर सवारी करके सैर करना क्यों मुश्किल है। इसका सही आंसर है 2 हाथी बाघों से नहीं डरते। हाथी हाथी पर सवारी करके सैर करना क्यों मुश्किल है। ठीक है। प्रश्न नंबर 37 है, लास्ट है, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान में बाघ के अलावा और कौन सा पशु देखा जा सकता है। लकड़बग्गा, ऑप्शन नंबर 3 लकड़बग्गा। ठीक है। तो ये हो गया आज का हमारा प्रैक्टिस सेट। तो आज के जो क्वेश्चन थे काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे। आप लोगों को अच्छा लगा होगा, मज़ा भी आया होगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको। ठीक है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है।